हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया है। और आज हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी से जुड़े प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस करने वाले, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट की एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल माय डियर फ्रेंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला सवाल है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। अगर आपने एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज क्या होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो क्यूमुलेटिव रेट से ग्रो करती है। और इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज हमारे पास है, वो ना तो अर्थमेटिक मीन है, ना मीडियन है, ना हार्मोनिक मीन है। हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, और इसीलिए बेटर है कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल यहां पे किया जाए, और इसीलिए आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी। स्टेटमेंट 1 है, द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। ये स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, और हमें बताना है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज ट्रू। देखिए, अगर अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो ये आपकी ऑल पर्पस एवरेज है। आपके काफी सारे पर्पसेस जो है ये सॉल्व कर देती है। आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं, एवरेज रेनफॉल निकालना है, कुछ भी एवरेज निकालना है, आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हर जगह पे कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। देखिए, मीडियन और मोड जो है वो हमारी पोजिशनल एवरेज है। अगर मैं एवरेजेस की बात करूं ना, तो आप सभी जानते हैं कि दो तरीके की होती हैं। एक तो है जी हमारी मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरी हमारी है ये पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज हमारी कौन सी है जी? इसके अंदर आते हैं हमारे मीन। मीन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज के अंदर आते हैं हमारे मीडियन और मोड। मीडियन और मोड हमारे डाटा की वैल्यूज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से निकाले जाते हैं, और इसीलिए हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, और इसीलिए आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50, इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन न्यू अर्थमेटिक मीन वुड बी। तो कहा गया जी 10 आइटम्स है, उनका अर्थमेटिक मीन 50 है। आपने हमारे पास हर आइटम में 5 बढ़ा दिया। 10 आइटम्स थी, कोई भी आपके पास कोई भी आइटम हो सकती है, ए बी सी डी, कुछ भी आइटम हो सकती है। 10 आइटम थी, आपने हर एक में क्या बढ़ा दिया? 5 बढ़ा दिया। पहले इसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास 50 था, अब अर्थमेटिक मीन का क्या होगा? उसके अंदर भी 5 ही बढ़ जाएगा। आपने सभी ने पढ़ा है कि आप अगर हर एक आइटम में कुछ बढ़ाएंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन में भी उतना ही बदलाव आ जाएगा, और 5 बढ़ जाने से अरिथमेटिक मीन भी 50 से 55 हो जाएगा, और इसलिए आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं जी। Which two of the following measures of central tendency are not capable of algebraic treatment? देखिए, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के अंदर मोटा मोटी मैं बात करूं तो क्या चीज आती है? इसका मतलब है कि हम उसका इस्तेमाल करके, या फिर हमारे पास अगर 2-3 सीरीज के एवरेज गिवन है तो उनका इस्तेमाल करके क्या हम एक एवरेज निकाल सकते हैं? क्या हम कंबाइंड एवरेज निकाल सकते हैं क्या? अगर हां तो हम कहेंगे कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर हां तो हम कहेंगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। मीडियन निकाल सकते हो? नहीं। अरिथमेटिक मीन हां निकाल सकते हो। मोड निकाल सकते हो? नहीं। हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो बी और डी हमारे जो हैं उनकी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आप ना तो कंबाइंड मीडियन निकाल सकते हो, ना ही आप कंबाइंड मोड निकाल सकते हो। इन दोनों पे मार दो कांटा, और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो यहां पे है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। अगला सवाल हमारे पास है, फॉर नॉमिनल डाटा द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी अप्लाइड। अगर आपका डाटा नॉमिनल है, नॉमिनल डाटा का मतलब आप समझते हैं। देखिए, रिसर्च के अंदर आप इसके बारे में, डाटा के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्रीफली अगर मैं बात करूं, अगर आप डाटा ऐसा ही इकट्ठा कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लोगों का जेंडर, मेल या फीमेल, आप पूछ रहे हैं उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, मैरिड या अनमैरिड, आप उनकी आईज का कलर पूछ रहे हैं। मतलब आप ऐसी कुछ 2-3 ऑप्शंस उन्हें दे रहे हैं जिसमें से उन्हें चूज करना है। मेल चूज कर लो, फीमेल चूज कर लो, मैरिड अनमैरिड चूज कर लो। आप ऐसा कुछ चूज करने के लिए उन्हें यहाँ पे दे रहे हैं,
और ऐसा डाटा आपके पास इकट्ठा होने वाला है। अल्टीमेटली डाटा इकट्ठा होगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा मैंने जो डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर मेल जो है 35 है और फीमेल जो है उसके अंदर 65 है। तो इसका मोड आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसका मोड मेरे पास फीमेल है, क्योंकि फीमेल मेरे पास ज्यादा है, इसका मोड मेरे पास फीमेल है। तो इसका इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं कर सकते हो, बट इसके अंदर क्या कहीं मीडियन मीन ये सब चीजें निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। इसके अंदर आप केवल मोड से ही आपको काम अपना चलाना पड़ेगा, और इसीलिए आंसर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मोड। अगर हमारा डाटा नॉमिनल की बजाय किसी और फॉर्म का होता तो हमें देखना पड़ता वहां पे और कौन कौन सी एवरेज हम निकाल सकते हैं। नॉमिनल के लिए तो केवल आपके पास मोड ही एक जरिया है एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर निकालने का। अगला सवाल हमारे पास है, इफ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of less than and more than frequency curves is drawn, the value is। अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए, x और y एक्सिस हमारे पास है, लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए। आप सभी जानते हैं ना जी, लेस देन मोर देन और जाइव के बारे में, उसी की बात यहां पे कर रहे हैं। अगर लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, लेस देन 0 की फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40 ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे और ऐसा कुछ कर्व हमारे पास निकल कर आएगा। फिर उसके बाद मोर देन का कर्व बनाएंगे, मोर देन 0 में आपके सारे आ जाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आपको ये काम होते जाएंगे। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम उससे नीचे लेकर चले जाएं तो यहां पे जहां पे ये हमारी एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हमारा क्या बनेगा, जहां पे ये परपेंडिकुलर हमारा जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स हमारा बनेगा मीडियन। और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अ सेट ऑफ डाटा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेट ऑफ डाटा बाय मींस ऑफ। एक सेट ऑफ डाटा को दूसरे सेट ऑफ डाटा से कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? सेंट्रल वैल्यू एंड डिस्पर्शन, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्शन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, नन ऑफ द अबव। तो इनके बारे में डिटेल में तो आगे हमें डिस्कस करना है, डिस्पर्शन स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में। पर ये सभी माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास मेजर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक डाटा को दूसरे डाटा से अलग कर सकते हैं। दो डाटा हमारे पास गिवन है और इस डाटा की स्क्यूनेस, डिस्पर्शन, कर्टोसिस, मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल वैल्यूज निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, और इन वैल्यूज के बेसिस पे इन दोनों डाटा के अंदर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला सवाल है, ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ऑजाइव मिलेगा। मोर देन और लेस देन दो तरीके के आपके ऑजाइव हो सकते हैं, मोर देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी वाली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इनको प्लॉट करेंगे आपके पास ऑजाइव्स आएंगे, और जहां पे ये ऑजाइव्स मीट करते हैं, आप सभी जानते हैं उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को मीडियन का नाम जो है वो दिया जाता है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था छोटा सा डिस्कशन जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सवाल आपके साथ डिस्कस करें। आप देखेंगे कि इस टॉपिक में से सवाल तो कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे, बट जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपकी अच्छे से नॉलेज टेस्ट करते हैं। आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पूरी है तभी आप सवालों के आंसर दे सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे इस सेशन को एंड कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।